आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आज देखते हैं पाइपलाइन और उसके बाद में हम बंदरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने जलमार्ग और वायुमार्ग के बारे में अध्ययन किए थे। तो देखिए, पाइपलाइन वे होती हैं जिसके द्वारा गैस, दूध और खनिज पदार्थ आदि को जो तरल चीज़ें हैं उनको हम पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए, पाइपलाइनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए। पाइपलाइन और पोताश्रय, जिस प्रकार मोटर, रेल और जल जहाज और हवाई जहाज से तरल, ठोस और शुष्क माल का परिवहन होता है, उसी प्रकार से तरल गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा होता है। जैसे कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और गैसीय पदार्थों का परिवहन करने के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। वर्तमान में पाइपलाइन परिवहन अत्यंत उपयोगी और लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का बहुत कम उपयोग होता है। क्योंकि पाइपलाइनों के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें न पेट्रोल डाला जाता, ना डीजल डाला जाता, ना ईंधन डाला जाता। ये पाइप एक बार भर मेहनत लगती है, एक बार इसको बिछाया जाता है, उसके बाद में इसे हमेशा कार्य करते रहते हैं। ये पाइपलाइनों में ऊर्जा का बहुत कम उपयोग होता है। उसे ऊंचे नीचे धरातल और जल और घने वन के भीतर बिछाना आसान है। बिछाने में एक बार ही व्यय होता है, परंतु बाद में संचालित रखने के लिए अधिक व्यय नहीं होता। पाइपलाइन परिवहन के विकास से गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में भी संभव है। प्रमुख पाइपलाइनें देखिए, प्रमुख पाइपलाइन है, देखिए, हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये न्यू टाइप वाले क्वेश्चन में, ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो गैस पाइपलाइन कौन सी है, तो क्या बताओगे? हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा, और ये 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि पाइपलाइन कौन सी, तो हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। देखिए, गैस पाइपलाइन, यह गैस पाइपलाइन जो पश्चिम तट पर हजीरा गुजरात से विजयपुर मतलब मध्य प्रदेश होकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक बिछाई गई है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1758 किलोमीटर है, 1758 किलोमीटर। और इस पाइपलाइन से सवाई माधोपुर राजस्थान, औरंगा और आंवला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के उर्वरक कारखानों को गैस पहुंचाई जाती है। तो ये हो गई हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके बाद में हम देखते हैं नाहरकटिया बरौनी और तेल पाइपलाइन। नाहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन, ये है खनिज तेल पाइपलाइन है, खनिज तेल की पाइपलाइन है। ये असम के नाहरकटिया से नूनामाटी, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार राज्य के बरौनी तक बिछाई गई है। इसके बाद कानपुर तक बढ़ा दी गई। इसकी लंबाई है 1160 किलोमीटर। तो ये नाहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन है। उसी के बाद में देखिए, बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन। बिहार के बरौनी से पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक फैली हुई तेल पाइपलाइन है। हल्दिया तेल शोधक कारखाने को कच्चा माल पहुंचाती है। इसी प्रकार देखिए कि बरौनी जालंधर तेल पाइपलाइन, बरौनी से कानपुर पाइपलाइन दिल्ली से अंबाला होते हुए जालंधर तक बढ़ाई गई है। इसी प्रकार देखिए, सालाता अंकलेश्वर मथुरा तेल पाइपलाइन। ये कच्छ की खाड़ी में सालाता कांडला के पास से मथुरा उत्तर प्रदेश होते हुए 1256 किलोमीटर लंबी खनिज तेल की पाइपलाइन है। इस प्रकार से हम देखते हैं केंद्रमुख मंगलोर तेल अयस्क पाइपलाइन। ये कर्नाटक के केंद्रमुख खान से लौह अयस्क का गाढ़ा बनाकर पाइपलाइन को मंगलोर बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार देखिए, आनंद से अहमदाबाद तक दुग्ध पाइपलाइन। तो दूध के भी बाद जो दूध होता है उसको भी पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है, परिवहन के माध्यम से। तो दुग्ध पाइपलाइन कौन सी है, तो आनंद से अहमदाबाद। कहीं पूछा गया कि दूध पाइपलाइन कौन सी, तो आनंद से अहमदाबाद। अब पाइपलाइन परिवहन की लोकप्रियता के कुछ दोष भी हैं। देखिए, इसके कभी दोष पूछ लिया कि पाइपलाइन के क्या दोष हैं, तो देखिए, पाइपलाइन में रिसाव होने की स्थिति में पता लगाना कठिन हो जाता है। जैसे रिसाव हो रहा है, इस स्थिति को पता लगाना कठिन हो जाता है और इसकी मरम्मत भूमिगत कार्य अत्यंत कठिन और महंगा
होता है। यदि कहीं से रिसाव हो रहा है तो इसकी जानकारी लेना भी कठिन हो जाता है और इसकी मरम्मत के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। इस प्रकार से ये पाइपलाइनें हो गई। अब हम देखेंगे समुद्र परिवहन। तो समुद्री परिवहन, समुद्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को कैसे पहुंचाया जाता है। तो देखिए, बंदरगाह और पनतन समुद्री परिवहन के केंद्र है। बंदरगाह और पनतन समुद्री परिवहन के केंद्र है। और लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 3 पूछता है। प्रश्न यह है कि बंदरगाह और पनतन में अंतर लिखिए। बंदरगाह और पनतन में अंतर लिखिए। तो आप देखिए जरा, और इसको उत्तर पुस्तिका में भी नोट कीजिए कि जलयानों और जहाज़ों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। मतलब कि जिस स्थान पर जलयान और जहाज आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और विश्राम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। और पनतन किसे कहते हैं? जहाँ पर माल को लादा जाता है या उतारा जाता है। जहाज़ों में माल को, जिस स्थान पर जहाज़ों में माल को क्या किया जाता है? उतारा जाता है और लादा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पनतन कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत इजी है, इसको आप तैयार कर दीजिए, पनतन या गोदी को। इसी प्रकार देखिए, बंदरगाह जल थल के मिलन स्थल होते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं? जल और थल मतलब तट। तट को क्या कहा गया है? जल और थल के मिलन स्थल मतलब तट। तट को बंदरगाह कहते हैं। भारत में लगभग 7600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर 13 प्रमुख और 187 छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं। तो भारत के समुद्री तट पर कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 और छोटे 187। भारत का लगभग 93% से अधिक व्यापार इन्हीं बंदरगाहों में होता है। देश के व्यापार का वास्तविक संचालन बंदरगाहों से करते हैं। इस कारण बंदरगाहों को व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अधिक मात्रा में जो विदेशों से व्यापार होता है ये बंदरगाह के माध्यम से होता है, इसलिए बंदरगाह को व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब हम देखते हैं बंदरगाहों के नाम, कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो पश्चिम तटीय बंदरगाह और पूर्व तटीय बंदरगाह। हम देखेंगे कि भारत के नक्शे में पश्चिम और पूर्व आपको भी दिखाया जाएगा कि पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व तट के बंदरगाह और पश्चिम तट के बंदरगाह। तो भारत का जब नक्शा देखते थे, जो समुद्र आधा जो भाग है इस समुद्र में से ढका हुआ है, जो समुद्र से जो घिरा हुआ भाग है, वहीं पर क्या होते हैं? बंदरगाह होते हैं। यानी समुद्र से ही क्या होता है? जलयानों का आना जाना होता है। तो देखिए, पश्चिम तटीय बंदरगाह। पश्चिम तटीय बंदरगाह है कांडला, मुंबई, नाहवा शेवा, मारमा, गोवा, न्यू मंगलूर और कोच्चि। और पूर्व तटीय बंदरगाह है तितुकोनी, इन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। अब हम पूरे बंदरगाहों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, मुंबई नंबर 1 है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कोलकाता के बाद मुंबई भारत का दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है। तो नंबर 1 में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। तो कोलकाता भारत का ही नहीं, एशिया का भी नंबर 1 में बंदरगाह है। तो कोलकाता के बाद मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह स्वेज और उत्तमाशा आंतरिक जलमार्ग पर स्थित है। स्वेज और उत्तमाशा आंतरिक जलमार्ग पर स्थित है। यहाँ पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, वैज्ञानिक यंत्र और कागज, दवाएं और खाद्यान्न आयात किया जाता है। सूती वस्त्र, तिलहन, मैंगनीज, चमड़ा और दवाई, हौजरी, तेल, साबुन, तंबाकू आदि का निर्यात किया जाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? तो मुंबई को कहते हैं। और उसी के बाद में हम देखते हैं कोलकाता। यह भारत का ही नहीं, संपूर्ण एशिया का मुक्त बंदरगाह है। संपूर्ण एशिया का। इसके पृष्ठ क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसी प्रकार से देखिए, नाहवा सेवा बंदरगाह। नाहवा सेवा 28 किलोमीटर दूर हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। इसे कोलकाता बंदरगाह की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए विकसित किया गया है, हल्दिया बंदरगाह को।
फिर आता है नाहवा शेवा, यह नई मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित है। नाहवा शेवा बंदरगाह यह भारत का आधुनिक बंदरगाह है और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है, किसे, नाहवा शेवा बंदरगाह को। फिर आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में पर गुजरात में स्थित है और इसका पृष्ठ प्रदेश कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम और बांग्ला। इस बंदरगाह को देश के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। यहाँ पर अभ्रक, खाद्य तेल और पेट्रोलियम, खाद्यान्न और नमक, चीनी, उर्वरक और सीमेंट का परिवहन होता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया गया है। फिर आता है मार्मागोवा बंदरगाह। मार्मागोवा यह पश्चिम तट पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के खनिज के से संपन्न पृष्ठ प्रदेश का प्राकृतिक बंदरगाह गोवा में स्थित है। मार्मागोवा कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर कहाँ है, तो कर्नाटक। न्यू मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है और यह केरल और कर्नाटक राज्य का बंदरगाह है। इसमें भी लोहा, ग्रेनाइट और मैंगनीज और पेट्रोलियम पदार्थ, सीरा, उर्वरक, मछली का परिवहन किया जाता है। फिर आता है कोच्चि बंदरगाह केरल और मालाबार तट पर पालघाट के पास प्राकृतिक एवं सामरिक महत्व का है। फिर आता है तीतुकोनिन बंदरगाह तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। तीतुकोनिन कहाँ है, तो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं चेन्नई, तो चेन्नई यह तमिलनाडु में स्थित है और इन्नौर बंदरगाह चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित से चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। फिर आता है विशाखापट्टनम कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश का सर्वाधिक गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। यह जलयान, निर्माण और मरम्मत का केंद्र भी है। यहाँ लोहा निर्यात किया जाता है। फिर आता है पारादीप बंदरगाह। यह पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में कोलकाता और विशाखापट्टनम के मध्य स्थित है। इसके जाया जाता है। अब हम बंदरगाहों को नक्शे के माध्यम से भी देखते हैं। तो देखिए, ये है पूर्वी तटीय ये पूर्वी तट, नक्शे में पूर्व और इधर पश्चिम होता है। इधर इस साइड में क्या होता है, पश्चिम। तो हम देखते हैं पूर्वी तटीय बंदरगाह हमने देखे थे कि पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, तो कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो कोलकाता। और कोलकाता बंदरगाह की विशेषता क्या है, तो कोलकाता बंदरगाह ये एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसके दबाव को दूर करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया 128 किलोमीटर दूर, हल्दिया। कौन सा बनाया गया है, हल्दिया। उसी प्रकार से उड़ीसा राज्य में कौन सा बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। फिर आगे देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, तो ये चेन्नई। और चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया 25 किलोमीटर दूर इन्नौर बंदरगाह। और वहीं आंध्र प्रदेश में है एक विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर देखिए, तीतुकोनिन है तमिलनाडु में तीतुकोनिन बंदरगाह है। कोच्चि केरल में है। ये पश्चिम तटीय बंदरगाह है, ये कोच्चि केरल में पश्चिम तटीय। न्यू मंगलोर कर्नाटक, मार्मागोवा गोवा में है। और ये कोच्चि हो गया है, न्यू मंगलोर हो गया, ये मार्मागोवा, छोटा सा जो दिख रहा है ये गोवा राज्य है, मार्मागोवा। और फिर मुंबई बंदरगाह देखिए, ये अपना महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, नाहवा शेवा बंदरगाह बनाया गया है। ये न्यू बंदरगाह है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो नाहवा शेवा बंदरगाह है, इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर हम देखते हैं एक बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह। गुजरात का बंदरगाह कौन सा है, तो देखिए गुजरात का बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। इस प्रकार से हमने मैप के भी माध्यम से इन बंदरगाहों का अध्ययन किए हैं। आपको कभी पूछता है कि कोलकाता
के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो हल्दिया बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है, तो नाहवा सेवा। इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका में भी नोट करना है। और जितनी चीज़ें आपको बताई गई, जैसे कि बंदरगाह और पनतन में अंतर और कुछ बंदरगाहों के बारे में, तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करके इस वीडियो को पूरा देख करके और नोट करना है और अपने प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। और इसके बाद में हम आगे में आपको संसाधन के बारे में बताएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाल दें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।